लेक्चर, दैट इज चैप्टर नंबर 8, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आज हम लोग पढ़ेंगे जियोथर्मल एनर्जी विच इज़ ऑल्सो अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कल हम लोग सोलर एनर्जी पढ़ लिए और उसके बाद विंड एनर्जी पढ़े, टाइडल एनर्जी पढ़े, तो आज हम लोग जियोथर्मल एनर्जी पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 8 this was the chapter, and today we are going to study about geothermal energy. Geothermal energy. ठीक है, geothermal energy means geo means earth, और thermal means heat. ठीक है, so it is clear from the name that geothermal means the energy which is received from earth. Which energy? Heat energy. तो जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है? जियोथर्मल एनर्जी होता है कि जो अर्थ क्रस्ट है उसमें बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पे जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा है अर्थ क्रस्ट के नीचे। तो वहाँ क्या होता है कि एक मीन्स टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि उसकी वजह से जो आपका वाटर, जो ग्राउंड वाटर है वो वहाँ पे बॉइलिंग फॉर्म में पाया जाता है, स्टीम के फॉर्म में पाया जाता है। बॉइलिंग वाटर है तो स्टीम मिलेगा ही। तो इस एनर्जी को यूज करके हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो जियो मीन्स अर्थ हो गया, थर्मल मीन्स हीट हो गया, मीन्स अर्थ क्रस्ट के अंदर की हीट को यूटिलाइज करके हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। इट इज ऑल्सो अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल source of energy, non-conventional source of energy, inexhaustible source of energy. ठीक है, तो these are the geothermal energy are non-conventional source of energy. दूसरा है कि ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और इनएग्जॉस्टिबल है, मीन्स खत्म नहीं होगा। मीन्स हमें ये जब तक अर्थ के नीचे का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तब तक ये हमारे जियोथर्मल एनर्जी हमको मिलता रहेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं? इसको हम लिखते हैं, डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द एनर्जी obtained from the earth, that is geo, from the hot rocks present inside the earth is called geothermal energy. Okay, how it is produced? It is produced due to the fission of radioactive materials in the earth's crust. Okay. And these are called hot spots of earth.
the earth, that is geo, from the hot rocks present inside the earth is called geothermal energy. It is produced due to the fission of radioactive materials in the earth. रेडियोएक्टिव मटेरियल क्या होता है? रेडियोएक्टिव मटेरियल मीन्स वो मटेरियल है जो रेडिएशन रिलीज करता है और साथ में मॉलिक्यूलर चेंज करता है। मीन्स यूरेनियम ब्रेक होता है क्रिप्टन ब्रोरॉन में और +3 न्यूट्रॉन में, तो उसके साथ एक एनर्जी मीन्स हीट एनर्जी भी लिबरेट होता है। तो वो हीट एनर्जी क्या करता है? वो हीट एनर्जी ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ एनी रेडियोएक्टिव मटेरियल, वो हीट एनर्जी हमारे रॉक्स तक पहुंचता है और जो ग्राउंड वाटर है उसको हीट करता है। तो सारे जगह पे सरफेस अर्थ सरफेस पे ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स है जहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं? हॉटस्पॉट ऑफ अर्थ। तो उसकी वजह से जब पानी हीट होगा, बहुत ज्यादा बॉइल कर रहा है, तो वो क्या होगा? स्टीम बनता है। ठीक है, इसको हम ओल्डन डेज में बहुत तरीके से यूज करते हैं, जैसे हीटिंग ऑफ होम्स के लिए यूज करते हैं, कुकिंग के लिए यूज करते थे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गर्म स्रोत बोलते हैं पानी का। ठीक है, और इसको कुछ बोलते हैं ना, एक गर्म स्रोत बोलते हैं पानी का। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हॉटस्पॉट्स ऑफ अर्थ। अब क्या है कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं? इसको यूज करने के लिए जियोथर्मल, जहाँ पे लोकेशन है जहाँ पे ये हॉट स्प्रिंग्स प्रेजेंट है, वहाँ पे 2 डिगिंग करते हैं, ड्रिल करते हैं होल्स। एक होल से हम कोल्ड वाटर डालते हैं, तो कोल्ड वाटर जा रहा है तो क्या हो रहा है? प्रेशर बहुत इंक्रीज करेगा नीचे, क्योंकि जितना वॉल्यूम है उतना ही ना रहेगा। तो जैसे ही आप प्रेशर इधर से पानी डालते हैं, इधर से स्टीम निकलता है, और उस स्टीम को, हॉट स्टीम को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं टरबाइन को रोटेट करने के लिए। ठीक है, तो पहला चीज है क्या कि ये लोकेशन पे डिपेंड कर रहा है, कि लोकेशन हर जगह पे ये पॉसिबल नहीं है हॉट स्प्रिंग्स कि कुछ ही एरिया है जहाँ पे ये हॉट स्प्रिंग मौजूद है। ठीक है, तो उस तरीके से 2 डिगिंग किए, कोल्ड वाटर को डाले और इधर से स्टीम क्या हो रहा है? निकल रहा है। तो उस स्टीम की एनर्जी को हम यहाँ क्या करते हैं? टरबाइन्स को रोटेट करने के लिए यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम जियोथर्मल जो एनर्जी है अर्थ का, हीट एनर्जी, उसको यूटिलाइज करके क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी आपका नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि ये नेचर पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये वेदर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हॉट स्प्रिंग इसी तरह का वेदर पे डिपेंड नहीं करता, जैसे कि आपका सन डिपेंड करता था, विंड डिपेंड करता था, फिर आपका टाइडल एनर्जी डिपेंड करता था, लेकिन ये वेदर कंडीशन से फ्री है, वेदर से इसमें कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा। लेकिन इसमें लोकेशन चाहिए, क्योंकि हर जगह आपको हॉट स्प्रिंग नहीं मिलेगा। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन अबाउट द जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, और उस लोकेशन को हम क्या बोलते हैं? जो एनर्जी निकल रहा है उसको बोलते हैं हॉट स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग्स। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जियोथर्मल में हम किसी तरह का भी फॉसिल फ्यूल्स को यूज नहीं कर रहे हैं। तो जो फॉसिल फ्यूल्स को यूज नहीं करेंगे, तो पहला पॉइंट है कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं क्रिएट कर रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। लेकिन क्या है कि अर्थ क्रस्ट में जब फ्यूजन ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ पॉइजनस गैसेस लीक करता है। ठीक है, पॉइजनस गैसेस कुछ लीक करता है। इंडियन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये लीक करता ही है, क्योंकि अर्थ क्रस्ट, अर्थ के नीचे क्या बहुत सारे मटेरियल्स है। तो आप कभी भी देखे होंगे कि जहाँ पे ओपन कास्ट माइनिंग है, वहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है बहुत ज्यादा लीकेज होता है उस गैस का। वैसे ही जियोथर्मल एनर्जी के समय भी बहुत पॉइजनस गैसेस लीक करते हैं। दूसरा केस है कि यहाँ पे क्या है कि वॉल्केनिक इरप्शन होने का बहुत चांसेस होता है, क्योंकि हीट और प्रेशर बहुत ज्यादा होता है ना, हीटिंग प्रेशर बहुत ज्यादा, तो क्या होता है? वॉल्केनिक इरप्शन होने का भी चांसेस बहुत है। तो कुछ इसके एडवांटेज, कुछ डिसएडवांटेज और भी जियोथर्मल का वो हम डिटेल में पढ़ लेते हैं अभी। लेकिन कहने हैं सिर्फ कि जियोथर्मल एनर्जी इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी व्हिच इज अवेलेबल, इट इज इनएग्जॉस्टिबल, नॉन कंटिन्यूअस, क्योंकि हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते इसका, कर सकते हैं जैसे कुकिंग में यूज करते हैं, पर आप ये लोकेशन, जो लोकेशन है हॉट स्प्रिंग्स का, ये इतना ज्यादा दूर होता है, इतना ज्यादा डिस्टेंस होता है इसका मेन टाउन से, कि इसको आप उसके लिए भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ जो कमर्शियल पर्पस के लिए इसको यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है कि पूरा का पूरा टरबाइन सेटअप करना पड़ेगा, 2 ड्रिलिंग करना पड़ेगा, प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा, तब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है।
वैसे ही कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज देखते हैं इसका कि क्या है जियोथर्मल एनर्जी का, ठीक है। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। व्हाट यू मीन बाय जियोथर्मल एनर्जी, हॉट स्प्रिंग्स, हॉट स्पॉट्स। What are the advantages of geothermal energy? Advantage of geothermal geothermal energy is renewable and sustainable source of energy. It means कि ये बार बार यूज कर सकते हैं, जब तक कि अर्थ क्रस्ट के नीचे हीट प्रोड्यूस होगा तब तक इस एनर्जी को यूज कर सकते हैं, और सस्टेनेबल है कि ये फ्यूचर के लिए भी अवेलेबल होगा, ठीक है।
इसके एडवांटेज हो गए। दूसरा एडवांटेज पहले तो बता दें कि रिन्यूएबल और सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी मींस ये यूज हो सकता है अगेन एंड अगेन, यूज्ड अगेन एंड ऑल्सो फॉर फ्यूचर। ओके, प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर। जियोथर्मल एनर्जी नॉन पॉल्यूटिंग मींस it does not release any or it does not create any additive properties to additive quantities to the global warming gases or greenhouse gases, but it release some types of poisonous gases। ठीक है, ये भी याद रखना है। लेकिन in comparison to coal, gases, petroleum, it is less। ठीक है, in comparison to coal, gases and petroleum, the poisonous gases released with the geothermal energy power plant is less। ठीक है, in less amount। There is no wastage or generation of byproducts means कभी-कभी जैसे आज सोलर पैनल्स लगाया, तो सोलर पैनल्स में जब आप लगा रहे हैं तो पैनल्स क्या होता है कुछ दिन के बाद डिफेक्टिव होकर के या फिर क्या बोलते हैं उसको, हाँ डिफेक्टिव पीसेस होकर के वो क्या होगा, यूज अप हो गया। उसके बाद वो क्या हो रहा है कि उसका बाय प्रोडक्ट वो बच रहा है, वो वेस्टेज हो गया। लेकिन अब जियोथर्मल एनर्जी पावर प्लांट में किसी तरह का वेस्टेज नहीं होगा, क्योंकि सोलर पैनल्स लगा रहे हैं या फिर विंड एनर्जी फार्म लगा रहे हैं हम, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं वो कुछ टेन्यूर के बाद, कुछ ड्यूरेशन के बाद वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, डिफेक्टिव हो जाएंगे, तो उनको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा और रिप्लेशन के बाद वो बाय प्रोडक्ट के रूप में, वेस्टेज के रूप में प्रोड्यूस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, देयर इज नो वेस्टेज और जनरेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। जियोथर्मल पावर प्लांट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ जियोथर्मल पावर प्लांट इज आल्सो लो। मींस क्या हो रहा है, जो कॉस्ट आ रहा है वो कम हो रहा है। इट डजंट डिपेंड्स अपॉन द वेदर कंडीशन लाइक द सोलर एनर्जी, लाइक विंड एनर्जी और लाइक हाइड्रो एनर्जी। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वेदर कंडीशन, क्योंकि ये नीचे की एनर्जी को यूज कर रहा है, इसको नेचुरल वेदर कंडीशन से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेज हो गए जियोथर्मल एनर्जी के, वैसे ही कुछ इसके डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं कि डिसएडवांटेज क्या क्या है जियोथर्मल एनर्जी के। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी जैसे पता है कि कुकिंग में भी काम आ रहा है, डोमेस्टिक पर्पज में। दूसरा है कि स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं करता है, क्योंकि ऑलरेडी अर्थ ट्रस्ट का वो लोकेशन फिक्स्ड है, उसके लिए उतना स्पेस नहीं चाहिए जैसे हमें सोलर एनर्जी के लिए चाहिए या फिर विंड एनर्जी पावर प्लांट के लिए चाहिए। तो टाइडल एनर्जी के लिए भी नहीं चाहिए उतना स्पेस, और जियोथर्मल के लिए भी। तो स्पेस कंज्यूमिंग अकॉर्डिंग ये भी उसका एक एडवांटेज हो गया। अब डिसएडवांटेज देखते हैं इसका क्या क्या है। Can't be built just anywhere.
These are the disadvantages. It cannot be built just anywhere. That is location friendly नहीं है ये. Location is not conform. मीन्स हर जगह हम इसको बिल्ड नहीं कर सकते. कुछ एरिया है जहाँ पे जियोथर्मल पावर प्लांट अवेलेबल है, मीन्स नेचुरली अवेलेबल हॉट स्प्रिंग्स है, उसी को यूज करते हैं. इट कैन नॉट बी बिल्ड जस्ट एनीवेयर. दैट इज लोकेशन इज जस्ट नॉट फ्रेंडली विद द नीड. जहाँ पे जरूरत है आप वहाँ पे नहीं कर सकते उसको. फिर इसका डिसएडवांटेज एक ये हो जाता है कि ये एरिया जो कंज्यूमर एरिया है, दैट इज जो लोकेशन है जहाँ पे सप्लाई चाहिए, नीडेड एरिया है, वहाँ से बहुत दूर हो जाता है. तो ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसमिशन जो इलेक्ट्रिसिटी का वो कॉस्ट थोड़ा इंक्रीज करता है. इसकी वजह से इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ जियोथर्मल पावर प्लांट इज वेरी हाई. जब आप शुरू में इसको लगा रहे हैं, जब पावर प्लांट सेटअप कर रहे हैं, तो सेटअप कॉस्ट क्या हो रहा है, थोड़ा एक्सपेंसिव हो जा रहा है. ठीक है, सेटअप कॉस्ट will be expensive. ठीक है, उसके बाद मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगा. देयर इज ऑलवेज अ डेंजर ऑफ इरप्शन ऑफ वैपोर्स, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है अंडर एरिया, अंडर क्रस्ट प्रेशर बहुत ज्यादा होने की वजह से वोल्केनो इरप्शन का बहुत ज्यादा चांसेस होता है. तो ये क्या एक तरह का डेंजर है जो जियोथर्मल पावर प्लांट सेटअप हो रहा है उस लोकेशन के लिए, उस ह्यूमन रिसोर्स के लिए, सबके लिए. There is no guarantee that the amount of energy which is produced will justify the capital expenditure. जितना हम इंस्टॉलेशन में सेटअप करने में खर्च कर रहे हैं, उसके बाद उस खर्च को पूरा करने के लिए या उससे ऊपर का जो प्रोडक्शन हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है. हो सकता है कि हम सेटअप कर दें, लेकिन जब सेटअप करने के बाद पता चल रहा है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो उसको अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, तो लॉस में जा रहा है. ठीक है, it may be some harmful poisonous gases that can escape from that of the during drilling construction में क्या हो रहा है, कुछ poisonous gases जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब रिलीज होने के चांसेस होते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि ड्रिलिंग के समय जब पाइप हम डाल रहे हैं, उसमें 2 पाइप डालने बताया कि 2 पाइप डाल रहे हैं, एक पाइप से हम कोल्ड वाटर भेजेंगे, दूसरा ताकि वहाँ प्रेशर इंक्रीज हो. प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो स्टीम है वो ऊपर की तरफ आए, उसको हम यूज कर सके. तो उस स्टीम के साथ साथ हो सकता है कि पॉइजनस गैसेस भी ऊपर की तरफ आए, वोल्केनो इरप्शन होने के चांसेस है. गारंटी नहीं है, एक्सपेंसिव थोड़ा सा सेटअप करने के समय, और लोकेशन वाइज ये फिक्स नहीं है, या फिर आपको लोकेशन वाइज ये फिक्स है और मिडी एरिया में इसको आप सेटअप नहीं कर सकते. तो इस तरीके से क्या है, जियोथर्मल एनर्जी का कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज है. लेकिन एक है कि ये हमारी ग्लोबल वार्मिंग के लिए किसी भी तरह का एडिटिव बाय प्रोडक्ट्स रिलीज नहीं कर रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस रिलीज नहीं कर रहा है. हाँ, कुछ गैसेस ये रिलीज कर रहा है, लेकिन सम केसेस कि अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत सारे पॉइजनस गैसेस है, तो वो उसमें रिलीज हो सकता है. मीथेन गैस का रिलीज होता है. तो ये क्या है कि ये कुछ डिसएडवांटेज है. एडवांटेज से पहला एडवांटेज हो गया कि ये रिन्यूएबल है, वेदर कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता, सोलर एनर्जी की तरह या विंड एनर्जी की तरह दूसरा कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है. ये सब एडवांटेज हो गया, कुछ डिसएडवांटेज हो गया जियोथर्मल का. तो जियोथर्मल एनर्जी आप समझ गए, मींस द एनर्जी which we get from the earth crust due to its heat energy is called geothermal energy. Okay. अब नेक्स्ट है बायोमास एनर्जी.
नाउ द बायोमास। बायोमास समझ में आ रहा है कि बायोलॉजिकली दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उसके कंपाउंड को यूज करके एनर्जी में प्रोड्यूस करना है, दैट इज ऑर्गेनिक आर यूज्ड टू जनरेट एनर्जी। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मटेरियल कौन कौन सा हो सकता है? जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गया, एनिमल्स वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गया, जैसे हम पढ़े थे ना बायोगैस पावर प्लांट। तो बायोगैस पावर प्लांट जो 10th में हम पढ़े हैं, तो उसमें क्या करते हैं, बायोमास का यूज करते हैं। बायोमास मीन्स ऑर्गेनिक विच आर लेफ्ट विद द एग्रीकल्चर वेस्ट, जैसे क्रॉप्स का वेस्ट हो गया, ड्राइड वेजिटेबल्स हो गया, फिश हो गया, एक्वेटिक प्लांट्स हो गए। तो इस तरीके का वेस्टेज जो विलेजेस में अवेलेबल है या फिर बोल सकते हैं आपके स्मॉल टाउन्स में अवेलेबल है, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। उस मटेरियल को क्या कर रहे हैं हम कि जो भी वेस्टेज बच रहा है एग्रीकल्चर का, क्रॉप्स वेस्टेज हो गया, ह्यूमन वेस्टेज हो गया, फिर एनिमल वेस्टेज हो गया, तो वो वेस्ट से हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं हम बायोमास एनर्जी। ठीक है, तो बायोमास एनर्जी जो इंडिया में हम यूज कर रहे हैं, इंडियन जो डिपेंडेंट है बायोमास एनर्जी पे, वो 50% एनर्जी हमारा बायोमास से ही आता है। ठीक है, बायोमास एनर्जी जो हम वुड, अगर वुड को जला रहे हैं, वुड को अगर जला रहे हैं कुकिंग के लिए, तो बायोमास एनर्जी इसके कंपेयर में 3.5 टाइम्स एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करता है। कौन? बायोमास। ठीक है, तो जब हमारा एनर्जी ज्यादा होगा तो हीट वैल्यू ज्यादा मिल रहा है, एनर्जी वैल्यू ज्यादा मिल रहा है, इससे क्या होगा, काम जो होगा, जो वर्क डन है वो जल्दी होगा हमारा। ठीक है, तो ये कुछ डाटा है कि और भी बहुत सारे कंट्रीज जो बायोमास पर डिपेंडेंट है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो बायोमास पे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, और जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो बायोमास पे कम डिपेंडेंट होता है। दूसरी चीज है कि जो बायोमास हम यूज करते हैं, इसका एक एडवांटेज मेन होता है कि जो वेस्टेज प्रोडक्ट है, जो बाई प्रोडक्ट्स है, उसको हम किसी न किसी तरीके से एक यूजफुल मैनर में यूज कर रहे हैं और टाउन को या विलेज को क्लीन रख सकते हैं, सिटीज को क्लीनिंग कर सकते हैं, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट्स को हम कहीं और जा करके यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें और क्या क्या कर सकते हैं हम, जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट को यूज करता है, क्या क्या, residues, that is the residues are used जैसे फूड प्रोडक्ट्स, ड्राइड वेजिटेबल्स, crop residues, aquatic plants, ठीक है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब वेस्टेज है जो, और सारा का सारा क्या ऑर्गेनिक मटेरियल, सब क्या है ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल से जो एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी जो कैलोरीज वैल्यूज में जो इंक्रीमेंट आ रही है, वो कितना आ रही है, 3.5 इंक्रीमेंट आ रहा है। तो एनर्जी क्या हो रहा है, एनर्जी 3.5 टाइम्स उड के कंपेयर में इंक्रीज कर गया। ठीक है, अब इससे हम किस तरीके से एनर्जी बायो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से एनर्जी बायोमास में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल क्या क्या कंटेन करता है, ये सब हमारा सब में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन है, कार्बन कंटेंट है। ठीक है,
बायोमास एनर्जी में यूज कर रहे हैं। तो 3 प्रोसेस है इसके कन्वर्जन के। पहला है थर्मल, दूसरा है केमिकल और तीसरा है बायोकेमिकल। ठीक है, तो पहला क्या है थर्मल। यहाँ पे हम हीट को यूज करते हैं, हीट एनर्जी को यूज कर रहे हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को बायोमास फ्यूल में ट्रांसफर करने के लिए। दूसरा है कुछ केमिकल्स को यूज करते हैं हम कि फिर से केमिकल्स डाल करके इसको हम बायो गैस या बायोमास एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरा है कि किसी एंजाइम को या फिर हम क्या करते हैं बायोकेमिकल मींस किसी एंजाइम या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड को डाल करके हम क्या करते हैं वहां से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाल करके एनर्जी रिड्यूस कर रहे हैं। लेकिन इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है प्रीवियस केस की तरह। जैसे थर्मल में क्या कर रहे हैं देते हैं, it is used to convert into other chemical। ठीक है, यहाँ पे chemicals is used to convert it into another form। ठीक है, but into another form। यहाँ पे एंजाइम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स और बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड टू ब्रेक डाउन दी बायोमास। क्योंकि इस तरीके से हम इसको होल ऐसे यूज नहीं कर सकते, इसका ब्रेकिंग बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम डोमेस्टिक पर्पस में क्या करते हैं कि जो वेस्टेज प्रोडक्ट है, जो वेस्ट वेजिटेबल वेस्ट है या उससे क्या करते हैं मैन्यूर या कंपोस्ट बनाते हैं। घर में भी बनाते हैं कि उस तरीके से उसको किसी डिगिंग एरिया में रख दिया, उसके बाद कुछ 1-2 वीक छोड़ने के बाद वो क्या होता है मैन्यूर या कंपोस्ट की तरह आ जाता है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे ये 3 प्रोसेस को यूज करके इस सारे फॉर्म को चेंज कर रहे हैं दूसरे फॉर्म में। तो थर्मल मींस हीट को यूज करते हैं, कभी केमिकल्स डालते हैं या फिर इस तरह का एंजाइम या माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल करके इसको हम अचीव करते हैं। तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं कि पहला क्या हो गया कि हम जैसे कि कंपोज या मैन्यूर बना रहे हैं, तो एक तो सिटी का जो वेस्टेज है या विलेज का जो वेस्टेज है, एग्रीकल्चर वेस्ट बोलते हैं जिसको, क्योंकि अगर आप धान के क्रॉप से अगर चावल अलग कर दिए तो वो जो पूरा का पूरा वेस्टेज बन जाता है, तो वो वेस्ट हो गया। तो उसको हम क्या कर रहे हैं रीयूज कर रहे हैं। और अगर उसको रीयूज ना करें तो वो मीन्स एक तरह से बोल सकते हैं कि विलेज या सिटीज, स्मॉल सिटीज में जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे वो क्या करता है उसको पूरा का पूरा बहुत ज्यादा डर्टी करता है। तो उस वेस्टेज को भी यूज करके हम पहला तो कि बायोमास एनर्जी बना रहे हैं, दूसरा क्लीन कर रहे हैं, तीसरा है कि हम जब क्लीन कर रहे हैं तो एक तरह से एक ही चीज को रीयूज कर रहे हैं, बार बार रिसाइकलिंग करके या रीयूज करके हम अपने जो एनर्जी की नीड है उसको हम फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस हम उसमें यूज करते हैं, ये तीनों प्रोसेस हम यूज करते हैं। तो पहला है कि हम जो वेस्टेज है उसी से काम कर रहे हैं और इसी वेस्टेज का रिडक्शन कर दे रहे हैं विलेज या सिटीज में। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया बायोमास एनर्जी का, जिसमें हम इंडिया में 50% डिपेंडेंट है इस पे। दूसरा है कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स को जस्ट हम कन्वर्ट करते हैं इस तीन के हेल्प से। तो बायोगोबर गैस के बारे में भी आप सुनेंगे कि प्लांट्स गांव में वगैरह में लगता है, तो उसमें क्या यूज करते हैं, उसमें हम एग्रीकल्चर वेस्ट यूज करते हैं, ह्यूमन वेस्ट यूज करते हैं, एनिमल वेस्टेज यूज करते हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, देखते हैं क्या है। पहले एडवांटेज देख लेते हैं बायोमास एनर्जी का।
ठीक है, तो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बायोमास एनर्जी देख लेते हैं कि ये भी क्या है, एक तरह का रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज अ renewable source of energy. Biomass energy helps in cleanliness of the villages and cities. It provides manure for the agriculture and also for gardens. Biomass energy is relatively cheaper and renewable. पहला पॉइंट क्या है, इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। मींस जब तक खेती होते रहेगा तब तक क्या है कि इसके वेस्ट प्रोडक्ट्स अवेलेबल होगा। ठीक है, जब तक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडिया में या फिर कंट्री में या वर्ल्ड में हो रहा है तब तक ये वेस्ट प्रोडक्शन एग्रीकल्चरल वेस्ट प्रोड्यूस होगा, तो इसको क्या बोल सकते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये हमेशा क्या है, अवेलेबल होगा हम लोगों को। ठीक है, दूसरा है कि ये इनएग्जॉस्टिबल भी है, खत्म नहीं होगा, इनएग्जॉस्टिबल। ठीक है, क्योंकि जब तक प्रोडक्शन जब तक ह्यूमन रहेगा अर्थ पे तब तक एग्रीकल्चर की जरूरत पड़ेगी और तब तक हमारे लिए ये जो सोर्स है बायोमास का वो अवेलेबल रहेगा, इसलिए हम इसको रिन्यूएबल और इनएग्जॉस्टिबल की कैटेगरी में डालते हैं। दूसरा क्या है, बायोमास एनर्जी हेल्प्स इन क्लीनिंग ऑफ द विलेजेस एंड सिटी। तो जब हम वेस्टेज को यूज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको यूज कर रहे हैं, तो क्लीनिंग मीन्स जो विलेज है या फिर सिटी है उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो क्या होगा, धीरे धीरे रिड्यूस होगा। तो विलेजेस या फिर स्मॉल सिटीज जहाँ पे खेती होता है, एग्रीकल्चर होता है, वहाँ पे तो क्या हो रहा है कि थोड़ा रिड्यूस होगा। तीसरा पॉइंट है, इट प्रोवाइड मैन्यूर फॉर द एग्रीकल्चर एंड गार्डन।
फिर से क्या है, ये एक फर्टिलाइजर की तरह काम कर रहा है। मीन्स इस पे जो वेस्ट प्रोडक्ट, आप एक बार वेस्ट प्रोडक्ट को यूज किए, पहला एग्रीकल्चर किए तो आप उससे उसके प्रोडक्ट को यूज किए, फिर वेस्ट प्रोडक्ट से बायोमास बनाए, बायोमास के बाद आप गैस यूज कर रहे हैं, लेकिन जो रेसिड्यू बच जाता है, दैट इज सॉलिड वेस्ट बच जाता है, दैट इज मैन्योर या फिर कंपोस्ट, तो उससे फिर क्या कर सकते हैं कि आप फिर से उसको एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं। मीन्स ये बार बार रीयूज हो रहा है। एक बार आप वेस्टेज को यूज किए, उसके बाद फिर यूज करने के लिए फिर उसके वेस्ट को फिर आप यूज कर सकते हैं। उसी साइक्लिक, मीन्स ये एक साइक्लिक मैनर में काम कर रहा है। एग्रीकल्चर से आप क्या लिए, इसके वेस्ट प्रोडक्ट्स को लिए, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को लिए, ठीक है, उसके बाद इसको फिर हम मैन्यूर के रूप में डाल करके और फिर एग्रीकल्चर में हम यूज कर सकते हैं। तो एक तरह से ये साइक्लिक जो फॉर्मेशन है, साइक्लिक फॉर्मेशन आप बार बार इसको रीयूज कर सकते हैं। तो गार्डन में भी यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में भी यूज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि बायोमास एनर्जी इज रिलेटिवली चीपर एंड रिलेबल, क्योंकि हमारा जो सोर्स लगा है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए वो हमारा वेस्टेज है, ठीक है, उसका कोई यूज नहीं है। तो इसके लिए जो सोर्स हम लगा रहे हैं उसमें कोई भी एक्सपेंसिव या खर्च जो कर रहे हैं, कॉस्ट का खर्च नहीं हो रहा है, कॉस्ट इज नॉट अप्लाइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा इनपुट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और वो वेस्टेज है, दैट इज, तो ये क्या हो रहा है कि कुछ चीपर हो जाता है और रिलायबल है, क्योंकि आप हमेशा उसको क्या अवेलेबल है आपके गांव में ही या सिटीज में ही अवेलेबल है। दूसरा है रिसाइक्लिंग ऑफ वेस्टेज रिड्यूसेस द पॉल्यूशन एंड स्प्रेड्स ऑफ डिजीजेस। फिर से हम क्या कर रहे हैं कि वेस्ट को यूज कर रहे हैं, तो पॉल्यूशन, एक तो पॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि बायोमास जब भी डिग्रेड करता है तो एक तरह का कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता है। तो उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, बायोमास एनर्जी में यूज कर रहे हैं और डिजीजेस भी नहीं स्प्रेड होगा उसकी वजह से। तीसरा है कि अगर आपके पास बायोमास, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपके पास बायोगैस अवेलेबल है तो जो जंगलों पे या मीन्स फॉरेस्ट पे या फिर सर्फ्स पे जो प्रेशर पड़ता है, किस लिए, जो सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए, वो जो कटिंग होता है कि क्या जलावन के लिए जो कटिंग होता है गांव वगैरह में या सिटीज में, तो वो प्रेशर जो है वो प्रेशर फॉरेस्ट के ऊपर और सर्फ्स के ऊपर रिड्यूस हो जाएगा, वो प्रेशर उस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एक अदर सोर्स ऑफ एनर्जी है, दैट इज बायोमास एनर्जी है। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम एवरीडे ह्यूमन एनिमल वेस्टेज एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो ये आपके पास क्या है कि ये वेस्टेज एवरीडे मींस डेली बेसिस पे अवेलेबल है या फिर एग्रीकल्चर वेस्ट पे भी अवेलेबल है। हर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होने के बाद मींस जब भी आपका एग्रीकल्चर जो न्यू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होगा तो उसका वेस्टेज, फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होगा तो उसका वेस्टेज, तो ये आपको अवेलेबल रेडी अवेलेबल मिलेगा सोर्स। नेक्स्ट पॉइंट इसका और है कि जब हम वेस्टेज यूज कर रहे हैं, जो एनर्जी वैल्यू है वो भी इसका इंक्रीज कर रहे हैं, कितना होता है 3.5 से, जो एनर्जी वैल्यू है, ठीक है, एनर्जी वैल्यू increases by 3.5 टाइम्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा, 3.5 टाइम्स अगर एनर्जी वैल्यू यूज हो रहा है तो जो हमारे पास एनर्जी अवेलेबल एनर्जी होगा वो क्या होगा, इंक्रीज कर गया, एनर्जी इंक्रीजेस, देयरफॉर जो काम होगा, वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, जल्दी होगा, वर्क डन तभी क्या होगा, जल्दी होगा। जब एनर्जी ज्यादा मिल रहा है, हीट सप्लाई ज्यादा मिलेगा, तो जो काम होना है, कुकिंग के लिए लेते हैं कि अगर कैलोरीफिक वैल्यूज एनर्जी का ज्यादा मिलेगा तो कुकिंग में क्या होगा, टाइम कम कंजप्शन होगा, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेज हो गए बायोमास एनर्जी का कि हम इसे क्या कर रहे हैं। और तीसरा है कि अगर हम बायोमास एनर्जी को यूज कर रहे हैं, इसके लिए जो प्रोडक्ट लगाते हैं हम, वो क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी एब्जॉर्ब करेगा। अगर बायोमास के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं, बायोमास प्रोड्यूस करने के लिए हम ऐसा क्रॉप्स लगा रहे हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और ऑक्सीजन रिलीज करेगा। तो एक तरह से क्या हो रहा है, एफॉरेस्टेशन भी हो रहा है। दूसरा है कि हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स को रीयूज कर रहे हैं और फिर उसी को मैन्योर की तरह एग्रीकल्चर में भी डाल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसके डिसएडवांटेज भी कुछ है, वो भी हम देख लेते हैं। ये तो इसके एडवांटेज हो गए, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या है वो देखते हैं।
ठीक है, ये कुछ इसके डिसएडवांटेज। पहला चीज है कि इसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज्यादा आता है, इसकी वजह से हर कोई इसका कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकता। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बायोगैस पावर प्लांट इज हाई। तो इसमें क्या है कि गांव या फिर सिटीज या स्मॉल सिटीज या टाउन में जो लोग थोड़े रिच होते हैं वो इसका कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं, लेकिन पूरे जो ग्रामीण इलाकों के जो लोग होते हैं सारा कोई इसका कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। तो ये क्या हो रहा है कि कॉस्ट थोड़ा इसका एक्सपेंसिव हो जाता है फर्स्ट टाइम जब आप इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। दूसरा क्या है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ बायोमास इज रिक्वायर्ड टू जनरेट बायोमास एनर्जी। पहला है कि अगर बायोगैस का सप्लाई सप्लीमेंट चाहिए तो आपको क्या करना होगा, जो बायोमास एनर्जी है उसको कंटिन्यूअसली सप्लाई करना होगा। जैसे कि एग्रीकल्चरल वेस्ट हमेशा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चरल वेस्ट का डिफिशियंसी हो जाए तो फिर बायोमास एनर्जी प्रोड्यूस करना इजी नहीं होगा। तो बायोमास का सप्लाई रेगुलरली होना चाहिए। सम पीपल आल्सो डू नॉट लाइक टू कुक फूड ऑन द बायोमास as it produced from the sewage waste, तो एनिमल वेस्ट या ह्यूमन वेस्ट के से ये प्रोड्यूस हो रहा है, इसकी वजह से कुछ लोग इस पे खाना बनाना भी प्रीफर नहीं करते। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ लोग इस पे खाना बनाना ही पसंद नहीं करते, तो वो बायोगैस पावर प्लांट को लगवाना नहीं चाहते। चौथा पॉइंट है कि बायोगैस पावर प्लांट रिक्वायर्स स्पेस एंड प्रोड्यूसेस डर्टी स्मेल। इसके लिए एक स्पेस भी चाहिए गाँव में या फिर सिटीज या टाउन्स में थोड़ा, जहाँ पे बायोगैस पावर प्लांट लग सके। और दूसरा ये कि थोड़ा डर्टी स्मेल भी प्रोड्यूस करता है। ड्यू टू इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन मेनी बायोगैस पावर प्लांट डू नॉट वर्क इफिशिएंटली। अगर आप इसको कंस्ट्रक्शन में आपका कंस्ट्रक्शन सही से नहीं होगा तो जो बायोगैस पावर प्लांट का जो डिजाइन अगर सही नहीं है तो वो जो इफिशिएंटली काम नहीं कर सकता है। 6 पॉइंट है कि इसको स्टोर नहीं किया जा सकता। सिलेंडर्स में स्टोर करके आप, जैसे कि एलपीजी स्टोर आता है वैसे आप बायोगैस को सिलेंडर में स्टोरेज नहीं कर सकते। एक और इसका प्रॉब्लम है कि आप इसको सप्लाई नहीं कर सकते, लॉन्ग डिस्टेंस सप्लाई नहीं कर सकते, एंड इट इज डिफिकल्ट टू सप्लाई लॉन्ग डिस्टेंस इन पाइप। ठीक है, तो बायोगैस को पाइप्स के थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस में भी सप्लाई, ऐसा नहीं कर सकते कि बायोगैस का जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा दूर में करें और पाइप के थ्रू से आप इसको सप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी डिफिकल्ट है कि इसका स्टोरेज में डिफिकल्टीज हो रहा है। दूसरा है कि अगर कंस्ट्रक्शन में किसी तरह का प्रॉब्लम है तो ये काम नहीं करेगा। स्पेस चाहिए, स्मेल भी थोड़ा डर्टी करता है क्योंकि कुछ लोग इस पे प्रीफर नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो बायोगैस का वेस्टेज है उसका हमेशा सप्लीमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो सोर्स है वही उसी में डिफिशियंसी हो और थोड़ा कॉस्ट भी इसका हाई पड़ जाता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हो गए बायोगैस पावर प्लांट के। तो कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज, लेकिन क्या है कि ये भी क्या है कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नेचर में किसी तरह का पॉइजनस गैस को रिलीज नहीं कर रहा है, जिसके मतलब कि ये ग्लोबल वार्मिंग को प्रमोट नहीं कर रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस को प्रमोट नहीं कर रहा है। इसकी वजह से ये नेचर को क्या कर रहा है कि नेचर के लिए इको फ्रेंडली है। दूसरा है कि नेचर के ही वेस्टेज को ये क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, एग्रीकल्चर वेस्ट को रिड्यूस करके फिर एक साइक्लिक फॉर्म में एग्रीकल्चर को ही वापस कर रहा है। तो ये क्या हो गया कि ये बायोगैस पावर प्लांट का इंट्रोडक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज आज आपका कंप्लीट हो गया। इसके साथ आपका ये चैप्टर नंबर 8 ये भी आज कंप्लीट हो गया। इसमें किसी तरह का न्यूमेरिकल नहीं है आपका, ये चैप्टर ऑलमोस्ट 8 मार्क्स का है। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़े, इस चैप्टर में हम रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़े, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, एग्जिस्टिबल, नॉन एग्जिस्टिबल, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तीसरा है फिर एग्जांपल हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में पढ़े, सोलर एनर्जी को पढ़े, उसका इंट्रोडक्शन, यूजेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, विंड एनर्जी, यूजेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, टाइडल एनर्जी, यूजेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। फिर आज पढ़े हम लोग जियोथर्मल एनर्जी और बायोमास एनर्जी विद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर 8 आपका आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब एक चैप्टर और बचा है, दैट इज लास्ट चैप्टर आपका पूरा सेकेंड सेमेस्टर, दैट इज फिजिक्स 2 का, वो है फाइबर ऑप्टिक्स। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कैरी करेंगे फाइबर ऑप्टिक्स के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।